लेकर पहुंच गए हैं चित्रकूट। चित्रकूट वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में 11 वर्षों तक प्रभु श्री राम, माता सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ निवास किया था। सियासत के रामपथ में आज हम करेंगे पड़ताल कि राम की भक्ति में वोट की कितनी शक्ति है, सनातन का संकल्प जीत की कितनी बड़ी गारंटी है और आखिर मोदी के रामपथ से विजय पथ कैसे सुनिश्चित होगा। रामपथ के इस एपिसोड में अयोध्या, प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर धाम के बाद प्रभु श्री राम की उस तपोभूमि की जो चित्रकूट के नाम से विख्यात है, वो चित्रकूट जो भरत मिलाप का साक्षी है, जहां राम और भरत के मिलाप के प्रमाण मौजूद हैं। जैसे राजा राम सबको गले लगाते आए हैं, आज पीएम मोदी भी राम के आदर्शों पर चलते हुए अपने पुराने साथियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सियासत के रामपथ की ये यात्रा। और आपका स्वागत है हमारी चुनावी खास पेशकश सियासत का रामपथ में। और आज हम आपको लेकर पहुंच गए हैं चित्रकूट। चित्रकूट वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने अपने 14 साल के वनवास में 11 वर्षों तक प्रभु श्री राम, माता सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ निवास किया था। और यहाँ का कण कण, यहाँ का पत्ता, यहाँ के पत्थर प्रभु श्री राम की गाथा, वो कहानियां, वो प्रेरणा, वो चेतना की बात आज भी कर रहे हैं। लेकिन चित्रकूट में खास एक और बात है जो जनमानस को बहुत कुछ सिखाता है अगर सीखना चाहें, और ना सीखना चाहें तो केवल कहानी। क्योंकि चित्रकूट में हुआ था भरत मिलाप। जब 14 साल प्रभु श्री राम वनवास में थे, तब भरत, उनके भाई, अनुयायी उनसे मिलने पहुंचे थे। और वो भरत मिलाप जो आज भी आंखों में आंसू अश्रु ले आए अगर वो कहानी और पूरी बात सामने आए। चित्रकूट में जब भरत मिलाप हुआ तो उस कहानी का संदेश, उस पूरे 11 साल का संदेश था सबको एक साथ लेकर आगे चलना, बढ़ते रहना। और माना यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2024 के उस रास्ते में रामपथ से सीखते हुए चित्रकूट का ये खास बात जो उनके, ये जो राम की तपोभूमि है, ये प्रधानमंत्री मोदी के करीब है। और चित्रकूट से यही सीखा है कि कैसे अपने सभी साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। आपको याद होगा एनडीए गठबंधन एक बार छिटक रहा था, लेकिन फिर अपनी कुशल रणनीति के तहत रामपथ से सीखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिखरे हुए एनडीए के कुनबे के परिवार को बढ़ाया, एक साथ लिया और 2024 के रथ में आगे बढ़ते चले। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट। ये वही चित्रकूट है जहां त्रेता युग में प्रभु श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण ने 14 वर्षों में से करीब 11 वर्ष का वनवास काटा था। ये वो धरा है जहां भरत ने अपने बड़े भाई को मनाने के लिए समर तीर्थों के जल लेकर यहाँ पहुंचे थे। भरत के साथ प्रभु श्री राम अयोध्या नहीं लौटे, लेकिन उनकी चरण पादुकाएं लेकर भरत अयोध्या लौटते हैं। चित्रकूट में भगवान श्री राम सरहद में बैठे हुए हैं, क्योंकि यूपी और एमपी सीमा पर बसा हुआ चित्रकूट त्रेता युग में भगवान राम की तपोभूमि ही नहीं, अखंड भारत का एक हिस्सा था। लेकिन देश की आजादी के बाद चित्रकूट 2 प्रदेशों के बीच बढ़ गया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में स्थित कामतगिरी का प्रमुख द्वार है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में चौथा द्वार है। इसी गिरी में प्रभु राम ने 11.5 साल बिताए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर।
प्रभु श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास को जिस स्थान पर अपने साक्षात दर्शन दिए थे, वो स्थान अत्यंत पावन है। चित्रकूट के घाट पर संतों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन एक और सनातन के सबसे बड़े पुरोधा और राम भक्त नरेंद्र मोदी का भी इसी चित्रकूट से गहरा लगाव है। चित्रकूट 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना अहम है, इसे समझने के लिए ये तस्वीरें देखिए। जब पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी राम की तपोभूमि पहुंचे, चित्रकूट के तुलसी पीठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, रघुवीर मंदिर में पूजा अर्चना की और तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज से भी मुलाकात करके उनका आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी का चित्रकूट की पावन धरती से मैसेज क्लियर और लाउड है। 24 के समर का ये उद्घोष था और पीएम मोदी ने चित्रकूट से ही चुनावी प्रचार की शुरुआत की। मैं चित्रकूट की परम पावन भूमि को पुनः प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद भी मिला है। विशेषकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जो स्नेह मुझे मिलता है वो अभिभूत कर देता है। चित्रकूट में भारत मिलाप, राम को अपना आदर्श मानने वाले पीएम सियासत से परे सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। और जब लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का मौका हो, 2024 का चुनाव हो, ऐसे में ये भी समझना होगा कि सियासत में ना कोई स्थायी शत्रु है, ना कोई स्थायी मित्र। यही सियासत का सही सिद्धांत है और बिहार इसका साक्षात प्रमाण है। साल बदले, तारीखें बदली, लेकिन कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदला। 1-2 बार नहीं बल्कि 9 बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के सहयोगी बदलते रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो नीतीश कुमार फिर पलट गए और एनडीए में आ गए? नीतीश कुमार हमेशा जहां पलड़ा भारी होता है उसे बखूबी भाप जाते हैं और वो बखूबी जानते हैं कि फायदा नरेंद्र मोदी के साथ रहने में, और इसलिए नीतीश कुमार अपना पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। खास बात यह है कि 2019 का चुनावी गणित और आकलन भी यही कहता था, और ऐसे में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक बार फिर बिहार में जमकर चुनावी इस नतीजों के दौरान हावी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों एक बार फिर से साथ हुए और अब दोनों ही पार्टियों को या एनडीए के गुट को ये लग रहा है कि जिस बिहार में, जिस पटना में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, वहां से नीतीश कुमार का भाजपा एनडीए के पाले में आने का मतलब है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए के लिए क्लीन स्वीप। 2023 तक नीतीश कुमार मोदी विरोधी मोर्चे के अगवाकार थे, लेकिन इस साल नीतीश कुमार के ख्यालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अब नीतीश कुमार बिहार में मोदी के सेनापति बन गए हैं। 18 महीने बाद जब एक मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार साथ दिखे। एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का ये बिहार का पहला दौरा था। तब नीतीश कुमार ने मंच से भाषण देते हुए पीएम मोदी से कहा था कि हम फिर से आपके साथ हैं। इसके बाद मंच पर मौजूद दूसरे नेता और पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर एक बार फिर एनडीए में है।
ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश के आने के बाद एनडीए बिहार में 2019 वाली जीत रिपीट कर पाएगी? चालीस लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए इंडिया अलायंस को बड़ा झटका दे सकती है। पिछले चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 सीट में से 39 सीट पर जीत हासिल की थी। इसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और 5 सीट एलजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी और आरजेडी 0 पर सिमट गई थी। 2019 के चुनाव में बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है, उसके मुताबिक बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 5, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 1-1 सीट मिली है। चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करें तो बिहार में लोकसभा चुनाव तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी और अन्य नजर आ रहा है। लोकसभा का चुनावी स्केड्यूल भी इस ओर इशारे करते दिख रहा है कि बिहार नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर आरएलडी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों का गणित बदल सकता है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल ने मोदी की तारीफ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ऐसा चेहरा है जो जाट वोट बैंक, हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में मजबूत पकड़ रखते हैं। जयंत चौधरी ने एनडीए कुनबे में शामिल होने पर अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का समांतर साक्षी बन रहा है। विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। अब हम एनडीए में हैं। भाजपा का कार्यकर्ता अगर आपके बीच आता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच आते हैं, जिस तरह आपने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं, आपका हक बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनके लिए दरवाजा खोलेंगे दिल में। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने वेस्ट यूपी की सोशल केमिस्ट्री बदल दी है। जाट मुस्लिम का परंपरागत समीकरण खत्म हो गया है। यही वजह है कि आरएलडी समेत पूरे विपक्ष की जमीन हिल गई है। विकास के दावों के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उपजी आस्था की लहर के बीच सांप्रदायिक लिहाज से संवेदनशील पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस लहर के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है। निदा फाजली का शेर है, दुश्मन लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। चौधरी अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल ने सियासत में इस मशवीरे को बखूबी जिया है। सियासी विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी तो पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर दिल हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का लक्ष्य 400 पार का रखा है। 400 पार का बड़ा लक्ष्य है और इसी 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे पुराने सहयोगी दलों को एक साथ वापस लाने का प्रयास किया। जो रूठ गए थे उन्हें मना लिया, जो छूट गए थे उन्हें वापस ले लिया और यही नहीं बल्कि दूसरे दलों के बड़े दिग्गज नेताओं को उनको भी पार्टी में अपने साथ ले लिया। आपने रोज देखा होगा कि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, केरला की बात करें, हर राज्य से किसी न किसी जिले के, किसी न किसी प्रदेश के बड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया और इस रणनीति के लिए पूरी एक कमेटी तक बनाई गई। यानी कि ये सब कुछ करके भारतीय जनता पार्टी अपने 400 पार के लक्ष्य को साधने की तैयारी कर रही थी। तैयारी इतनी मजबूत है कि चाहे फिर जिसे कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर तक और पश्चिम से जिस तरीके से पूरे दक्षिण उत्तर पश्चिम सभी को एक साथ साधने की पूरा प्रयास किया और यही वजह है कि फिर जयंत चौधरी हों,
नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या फिर राजभर हो, सभी को एनडीए के साथ लेने के साथ विपक्ष को एक बड़ा झटका दिया। और ये झटका ये है कि जनता में एक बड़ा मैसेज गया कि सभी लोग अब भारतीय जनता पार्टी की उस पेड़ के नीचे, छत्र छाया के नीचे आना चाहते हैं, क्योंकि सवाल 400 पार था। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, ये वो चेहरे हैं जो आज एनडीए के साथी हैं। जो कल तक असंभव था, उसे पीएम मोदी की कुशल रणनीति ने संभव में बदल दिया है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। जून 2017 की बात है। पीएम मोदी और आंध्र प्रदेश के तब के सीएम चंद्रबाबू नायडू एक मंच पर थे। नायडू ने मोदी का स्वागत किया। नायडू जब मंच से जाने लगे तो पीएम मोदी ने तेजी से उनकी तरफ बढ़े और हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपनी कुर्सी पर बैठा दिया और खुद बगल में लगी दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। ये वो दौर था जब चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अगले ही साल टीडीपी ने बीजेपी से किनारा कर लिया। मोदी और नायडू में विरोध इस हद तक बढ़ गया कि आंध्र प्रदेश जाने पर प्रोटोकॉल के तहत टीडीपी का कोई मंत्री प्रधानमंत्री की अगवानी में नहीं आया। 6 साल बाद सारे गिले शिकवे भुलाकर टीडीपी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन गई है। सियासत के रामपथ में बात जब चित्रकूट की होती है तो एक और पावन स्थान है सती अनुसुईया आश्रम। महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनुसुईया त्रेतायुग से आज तक सभी स्त्रियों की आदर्श है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित ये आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि में सती अनुसुईया मंदिर एक अद्भुत जगह है। यहाँ पर प्रकृति का अनोखा दृश्य और एक भव्य मंदिर देखने को मिलेगा जो माता सती अनुसुईया को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि इसी जगह त्रिदेव, महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया की तपोस्थली है। इसी स्थान पर माता अनुसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था और यहीं पर माता अनुसुईया ने माता सती को पति धर्म के उपदेश दिए थे। यहीं पर माता अनुसुईया ने तपोबल से मंदाकिनी गंगा उद्गम भी हुआ था। नारी जीवन त्याग का प्रतीक है। भारत दुनिया का वो देश रहा है जहां महिलाओं को हमेशा से ही सम्मान की नजरों से देखा गया। आज महिला सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नारी शक्ति के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब मोदी सरकार आई। ये पीएम मोदी के प्रोत्साहन का ही कमाल है कि महिलाएं बदलाव लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रही हैं। बीते 5 सालों में जिन 23 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा निकला। बात ये नहीं कि महिलाएं वोट कर रही हैं, बात ये है कि महिलाएं अपनी मर्जी से वोट डाल रही हैं। महिला वोटर 2024 के चुनाव में निर्णायक भूमिका में हो सकती है। नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी, सबके लिए महिला वोटर जरूरी है। आंकड़ों को समझें तो 2019 में कुल वोटर की संख्या 89.7 करोड़ थी। इसमें महिला वोटर की संख्या 43.2 करोड़ थी। एनडीए को 45.1% महिला वोट मिले, जबकि यूपीए को महिला वोट 25.9% मिले, यानी लगभग आधा वोट एनडीए के खाते में गया। मोदी का टारगेट 50% महिला वोटर है, जबकि राहुल का टारगेट 50% ओबीसी वोटर है। मतलब ये कि 2024 में महिला वोटर बड़ा फैक्टर होगा। इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी।
और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 2024 के इस चुनावी समर में नारी शक्ति यानी महिलाएं ही देश की सियासी दिशा और दशा तय करेंगी। मोदी सरकार ने महिलाओं को शक्त बनाने के लिए अनगिनत योजनाओं को धरातल पर उतारा, क्योंकि मोदी सिर्फ राम के उपासक नहीं है बल्कि शक्ति के उपासक भी है। यही शक्ति मोदी के मिशन 400 को पूरा करने में मदद करेगी। दो 2024 के चुनाव में नारी शक्ति का पावर। महिलाएं सिर्फ मजबूत भर नहीं हुई हैं, वो अपने विचारों और अपने अधिकारों को लेकर मुखर भी हुई हैं और जागरूक भी। और ये जागरूकता उनके वोटिंग पैटर्न में भी नजर आ रही है। आज वो घर से बाहर सिर्फ नौकरी, करियर या फ्यूचर के लिए नहीं निकल रही है, वो वोट डालने के लिए भी उसी शिद्दत से बाहर निकल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1971 के बाद महिला वोटर्स की संख्या में 235.72% की ग्रोथ हुई है, यानी 50 सालों में करीब 2.5 गुना। इसी तरह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कुल 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ है। जबकि 2019 की बात करें तो देश में कुल 43 करोड़ महिला वोटर्स थी, यानी 5 साल में 4 करोड़ महिलाओं का नाम बतौर मतदाता चुनाव आयोग की डायरी में दर्ज हुआ है। इस बार यानी 2024 के चुनावों के लिए करीब 2 करोड़ 63 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, जिसमें 1 करोड़ 41 लाख महिलाएं हैं, जबकि नए पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 22 लाख ही है। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के एनरोलमेंट का आंकड़ा 15% से भी ज्यादा रहा और ये अंतर चुनावी नतीजों में भी बड़ा अंतर पैदा कर सकता है और सियासी दल इन बदलते और बढ़ते नंबर्स को बखूबी समझ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि महिला मतदाताओं की सिर्फ वोटिंग संख्या बढ़ी है, उनका वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है। साल 1962 में महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग टर्नआउट में करीब 17% का अंतर था। यानी मान लीजिए कि अगर पुरुषों ने 50% वोटिंग की तो महिलाओं ने सिर्फ 33%। लेकिन 2019 आते आते तस्वीर भी बदल गई और आंकड़े भी, और अब ये आंकड़े महिलाओं के पक्ष में है। चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटिंग टर्नआउट 67.18% रहा, जबकि पुरुषों का वोटिंग टर्नआउट 67.01% ही रह गया। मतलब ये कि महिलाओं ने पुरुषों से करीब 0.17% ज्यादा वोटिंग की। यानी वोटिंग में जो जेंडर गैप है वो घटते घटते अब महिलाओं की तरफ झुक गया है और अब बाकी क्षेत्रों में ही नहीं, वोट देने के मामले में भी पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी है। महिलाएं सिर्फ वोट नहीं कर रही, वो सरकारें बना भी रही हैं और बदल भी रही हैं। नारी की शक्ति को पीएम मोदी भी मानते हैं, तभी तो मंच से कई बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। एक तरफ मोदी के नाम की गारंटी है तो दूसरी तरफ 2024 के चुनाव में महिलाओं की मोदी को गारंटी। महिलाओं का आशीर्वाद कवच मोदी के साथ होगा तो जीत तय है। पीएम मोदी के करिश्मे ने महिलाओं को ऐसा मुरीद बनाया कि विपक्ष के हर दांव ने घुटने टेक दिए। पिछले 3 राज्यों में हुए बीजेपी की शानदार जीत के पीछे महिला वोट फैक्टर था। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाएं ही देश की सियासी दिशा और दशा तय करेंगी। इसलिए हमने कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका वक्त आ गया हो, और अब वक्त जितना पुरुषों का है
उतना ही महिलाओं का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।